जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये फ्रेंड्स, मैं जिस दिन जयपुर से आई हूँ, मतलब हम लोग जयपुर से घर पहुँचे हैं रात को 1:30 बजे, उसके अगले दिन का ये क्लिप है। तो उठ के बस मतलब बहुत जल्दी नहीं उठ पाई थी मैं, 6:30 पौने 7 बजे का राउंड का टाइम था तब उठी थी। और उठ के सीधे पहले लोड लगाया, मतलब अनपैकिंग की, क्योंकि रात को हम लोग इतना लेट पहुंचे थे कि उस वक्त सूटकेस वगैरह खाली करने का समय नहीं था। तो मॉर्निंग में उठ के पहला काम यही किया है, सूटकेस खाली किया। जो धुलने वाले कपड़े थे जो कि बहुत सारे थे, उसमें से थोड़े से कपड़े लेके एक लोड लगा दिया। चेहरा धोया, ब्रश किया, फ्रेश हुई। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना फेस पैक बनाने के लिए। तो आज एक्सरसाइज वॉक कुछ भी नहीं होगा क्योंकि समय नहीं है और ना ही एनर्जी है बहुत ज़्यादा। तो अभी ये है कि जब तक लोड लग रहा है मैं अपना स्किन केयर कर ले रही हूँ, क्योंकि इस बीच में मतलब कम से कम 1.5 हफ्ता हो गया होगा मैंने किसी भी तरीके का फेस पैक चेहरे पे नहीं लगाया। संडे संडे लगा लेती हूँ मैं, लेकिन नहीं हो पाया इस बार जयपुर जाने की वजह से। तो अब जो है आज फेस पैक लगेगा। और इससे पहले मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, पोछा आधे घर में लगाया था, उसके बाद ध्यान आया कि चलो यार पैक लगा लेते हैं। तो अब जो है फेस पैक लगेगा और उसके बाद लगेगा बाकी के घर में पोछा, और उसके बाद करेंगे बाकी के काम। तो ये जो फेस पैक है ये वही वाला है जिसकी मैं आपको कई बार रेसिपी बता चुकी हूँ। बेसन है, इसमें दही है, नींबू का जूस है, और है शहद और जरा सी हल्दी। तो बस ये फेस पैक लगेगा चेहरे पे। और ये मतलब मेरा वन ऑफ द फेवरेट फेस पैक कह सकते हो आप। इससे पहले मैं मुल्तानी मिट्टी का भी लगाती थी, मसूर की दाल का भी फेस पैक चेहरे पे लगाती आई हूँ, लेकिन मुझे इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और यहाँ मैं आपको बालों का अपना कलर दिखा रही हूँ। जो इंडिगो वाला मैंने आपको इंडिगो और मेहंदी वाला मिश्रण बना के लगा के दिखाया था ना, उसके बाद मैं आपको अपने बालों की रंगत नहीं दिखा पाई थी। और आज जब दिखा रही हूँ तो मैं 2 बार हेड वॉश कर चुकी हूँ, उसके बाद का है ये। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको गहरा कलर नहीं मिलता है, मतलब मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। और ठीक ठाक सा कलर मिल जाता है, लेकिन हाँ अभी जब मैं इसी हफ्ते के बीच में एक बार और कलर लगा लूँगी, मतलब मेहंदी और इंडिगो पाउडर, तो जो है ये कलर हल्का हल्का बैठ जाता है, हल्का हल्का गहरा हो जाता है। तो बिल्कुल जिसको जेट ब्लैक कलर चाहिए वो इस तरीके से ना लगाएं, उनके लिए वही तरीका ठीक है कि वो पहले मेहंदी लगा लें और उसके बाद मेहंदी को वॉश करने के बाद इंडिगो पाउडर लगाएं। क्योंकि मैं वो एक बार पहले मैंने बहुत पहले किया था, तो मुझे उससे लगता है कि हल्का सा जो ब्लैकिश शेड है वो चढ़ता है बालों में। और लेकिन मुझे मेरे बालों में बिल्कुल ब्लैक कलर कम पसंद है। मेरे बचपन से ही बाल थोड़े से ब्राउन से हैं, गोल्डन ब्राउन से। तो मुझ पे मैं जब ब्लैक कलर बिल्कुल कभी लगाना पड़ता है ना, तो मुझे खुद पे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं इस तरीके से इंडिगो और मेहंदी को मिला के लगाती हूँ, जिससे मुझे हल्का सा ब्राउनिश सा शेड मिल जाता है। तो पेशेंस भी चाहिए और आपको समय भी चाहिए इंडिगो और मेहंदी को लगाने के लिए। 3 घंटे आपके पास होने चाहिए। मतलब बहुत जल्दी में हो तो मेहंदी और इंडिगो वाला मिश्रण आपके लिए नहीं है, सीधी बात तो ये है। अच्छा, उसके बाद जो है फेस पैक लगाया मैंने, और यहाँ पे मैं अब एक लोड लगा के दूसरा लोड डाल दिया है। और क्योंकि हम लोग 3 साढ़े 3 दिन रहे हैं जयपुर में, तो कपड़े भी अच्छे खासे हो गए थे, प्लस हमने वहाँ हमारा काम बहुत ज़्यादा था, मतलब भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ी। तो कपड़े भी एक दिन में 2 बार भी चेंज किए कई कुछ कुछ दिन तो इसलिए कपड़े ज़्यादा हैं। वहां से लौटते समय रास्ते में मतलब आगरा पड़ता है, तो आगरा जाएं और पेठा ना लेके आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो 2-3 तरीके के 2-3 रंगों के फ्लेवर वाले पेठा जो है हम लेके आए हैं। एक ये है अपना क्या कहते हैं इसको, ये केसर वाला, और एक है मिक्स है, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स का फ्लेवर है। तो ये केसर वाला तो खैर सब जगह मिलता है, लेकिन वो वाला जो है थोड़ा सा अलग सा लगा, इसलिए हम ले आए। और पेठे के मैं मतलब काफ़ी सारे डिब्बे लेके आई हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन भी आने वाला है। और जो है मैंने अपने ऊपर जो हमारी सिस्टर इन लॉ रहते हैं उनकी फैमिली के लिए भी मैं लेके आई हूँ 2 अलग अलग फ्लेवर में, तो ये उनको दे दूंगी। जो अभी आपको दिखा रही हूँ मैं, सेम जैसा अपने लाई हूँ वैसे ही उनके लिए भी लेके आई हूँ। तो ये जो है पेठे के फ्लेवर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं अपनी बताऊँ तो मुझे जो बिल्कुल सादा वाला पेठा होता है ना, बिल्कुल वाइट वाला, जिसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, जो सूखा हुआ होता है, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, मुझे वो ही पसंद है। इसके अलावा मुझे और कोई खास मतलब पेठे में कोई फ्लेवर अच्छा मुझे नहीं लगता। सादा बिल्कुल जो होता है ना वो ज़्यादा बढ़िया लगता है। 11:45 हो चुके हैं, दही नहीं था घर में, तो दही आज मैंने उठते ही पहले दही जमाया है। जैसे ही दूध आया, दूध ठंडा करके, और दही तो खैर अब शाम तक ही मिल पाएगा। और अभी जो है चावल भिगो के रख दिए हैं।
मंगौड़ी बनेगी दोपहर में, क्योंकि मंगौड़ी की फरमाइश थी, बेटी की भी हस्बैंड की भी। तो ये निकाल के रख दी है, टमाटर निकाल के रख दिए हैं, जिससे कि अच्छा सा मतलब थोड़ा सा इसका जो पल्प है पूरी तरीके से निकल जाए टमाटरों का। फ्रेश के टमाटर सीधे निकाल के ग्रेट करो या पीसो ना, तो मतलब अच्छे से मुझे लगता है उसका रस नहीं निकल पाता। तो टमाटर की जब ज़रूरत होती है मुझे जिस भी रेसिपी में, उसे मैं निकाल के फ्रिज से बाहर रख देती हूँ पहले, अगर याद रही तो। भूल गए तो फिर तो भूल ही गए। तो यहाँ पे जो है अभी बन रहा है मंगौड़ी। और आज दुकान नहीं जाऊंगी क्योंकि उठने में बहुत लेट हो गया, फिर कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे और सारा काम धीरे धीरे हो रहा है, अनपैकिंग वगैरह सब कुछ। अनपैकिंग भी मैंने अभी पूरी तरीके से नहीं करी है, सिर्फ कपड़े निकाल के धोने वाले कपड़ों को जो है धोया है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी हटानी हैं, तो वो मैं धीरे धीरे करती रहूँगी, इसलिए दुकान नहीं जाऊँगी। लंच बना के साइड में रख दे रही हूँ, जिससे कि फिर मैं बाकी के काम आराम से कर सकूँ। तो मुंगौड़ी की फरमाइश थी दोनों, मेरे हस्बैंड की भी और बेटी की, क्योंकि जब घर से बाहर 2-3 दिन खाना खाओ ना, तब घर के खाने की अहमियत खुद को भी पता चलती है और बच्चों को भी पता चलती है। तो अभी उनका खुद ही का कहना था कि भाई मंगौड़ी बनाओ खट्टी मीठी सी थोड़ी सी, तो उसके साथ चावल खाएंगे। तो अब जो है यहाँ पे मंगौड़ी बन रही है। प्याज लहसुन में इसमें नहीं डालती, सीधा हींग जीरा और टमाटर के पेस्ट से मैं बनाती हूँ। कई बार शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, तो नहीं ज़्यादा मैंने रेसिपी को शेयर किया है। अच्छा, यहाँ पे ना अब मैं सीधे आपको दिखा रही हूँ रात का क्लिप। एक्चुअली है क्या कि दोपहर में खाना वाना निपटाने के बाद हम, मतलब मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, जल्दी आ गए थे और दिनों की अपेक्षा, क्योंकि उन्होंने कल जो है पूरा 10-12 घंटे लगातार ड्राइव किया है और उससे पहले भी वो ड्राइव करने में ही थे पूरा टाइम जयपुर में। तो बहुत थके हुए थे, तो हमने पहले ही डिसाइड किया था कि आप जो हो समय से आ जाना, तो लंच करके फिर हम लोग सभी लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। तो रेस्ट करा था अच्छा खासा, 2-2.5-3 घंटे हम लोग लेटे रहे। और अब मैं दिखा रही हूँ आपको अपना रात का क्लिप। तो गोभी के पराठे बन रहे हैं, और गोभी जो है पहले की लाई हुई रखी है फ्रिज में, जब मैं सब्जी लेने गई थी, मतलब 3-4 दिन हो गए हैं इसको फ्रिज में रखे हुए, तो इसलिए आते ही मैंने इसी को बनाया पहले। अच्छा, गोभी की सब्जी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जो बेटी है उसे गोभी के पराठे बहुत पसंद है, और इसीलिए जो है फिर मैंने सब्जी बनाने का दिमाग से निकाला और गोभी के पराठे बना रही हूँ। और बन रहा है मिक्स वेजिटेबल वाला रायता। तो ये जो मैंने आपको डंठल दिखाए थे ना गोभी के बीच में, ये मैं इसकी सब्जी बनाती हूँ, मतलब इसको मैं ग्रेट नहीं करती गोभी के पराठों में, सिर्फ फूल वाला साइड ग्रेट करती हूँ उसकी स्टफिंग बनाने के लिए। लेकिन जो उसकी जो डंडी बचती है, डंठल बचते हैं, उसकी सब्जी नेक्स्ट डे बना लूँगी मैं। बहुत अच्छी बनती है इसकी सब्जी, कभी आप ट्राई कीजिएगा। मेथी से छोंकते हैं, बिल्कुल सादा मेथी से छोंक के, बहुत अच्छी बहुत यम्मी बनती है। तो वो जो डंठल है उनको मैंने फ्रिज में रख दिया। स्टफिंग बन गई है और यहाँ पे बन गया है रायता मिक्स वेजिटेबल वाला, और उसके बाद लगाऊंगी मैं आटा। तो इसके बाद मेरा हो जाएगा लंच का काम डन। और उसके बाद जो है मुझे करना है अपना कमरा साफ, और थोड़ी बहुत जो अनपैकिंग का काम बचा है वो। तो चादर वगैरह भी बदलनी है, कमरे में डस्टिंग नहीं हुई है बहुत दिन से, वो डस्टिंग करनी है। लॉबी की क्लीनिंग तो मैंने कर ली थी, आपके साथ शेयर भी किया था, लेकिन जिस रूम में हम लोग सो रहे हैं वो रूम ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ज़्यादा गंदा भी होता है, उसमें डस्टिंग वगैरह नहीं की है, प्लस चादर भी बदलनी है। और बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो मुझे भी करने हैं, इसलिए मैंने डिनर की जो तैयारी है समय से कर ली, और उसके बाद में आ गई अपना इस वाले रूम में जहाँ हम लोग सोते हैं। तो ये जो है चादर 1 हफ्ता हो गया है बदले हुए, प्लस मैं नहीं थी 4 दिन, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो नीचे वाला फ्लोर है ना, इसमें थोड़ा सा ना यहाँ पे चूहों की बहुत दिक्कत है। घर में अगर सुनसान सन्नाटा रहता है तो चूहे आ जाते हैं, और जब चूहा आपके घर में आता है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो इस चीज़ का ना, तो हल्की हल्की स्मेल आती है घर में। तो वो स्मेल घर में अभी बस गई है, और ये इस चीज़ से मुझे बहुत डर लगता है। मैं घर छोड़ती हूँ जब मुझे जाना पड़ता है, तो मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगती है कि घर आके मुझे, और क्लीनिंग तो नहीं खलती, लेकिन ये जो स्मेल सी आती है ना, क्योंकि चूहे आते हैं, चीज़ें कट करते हैं, और उसके बाद एक अलग सा रहता है घर में। और ये हमारे नीचे वाले फ्लोर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये। एक तो सीलन बहुत है घर में, इसकी वजह से भी पता नहीं होता है या जाने क्या है, लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। तो वो क्लीनिंग जो है ना, वो मुझे बड़ी भारी पड़ जाती है, तो इसीलिए मैं ये सारी चादर वादर सब कुछ बदल दूंगी, क्योंकि मेरी नाक बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब बहुत सेंसिटिव है, ज़रा सी भी स्मेल होती है मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये सारी क्लीनिंग हो रही है, चादर बदलूंगी, चादर अब नेक्स्ट डे धुलेगी। और आज भी कपड़े बहुत, मतलब नेक्स्ट डे के लिए भी कपड़े बहुत ज़्यादा हैं मेरे पास। आज तो खैर मैंने जो पैकिंग अनपैकिंग की थी वो कपड़े सारे मैंने निपटा लिए। बेटी कपड़ों का ढेर उठा लाई थी, तो फिर वो तहा की जगह पे रख दिए हैं मैंने। लेकिन अभी इसके अलावा भी बहुत सारे कपड़े कल धुलेंगे, जिसमें ये चादर है, टॉवल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं।
और थोड़ी सी ना अब सुनसानी सी भी हो गई है घर में, क्योंकि इस बार बहुत लंबा रह के गई है मेरी बड़ी वाली बेटी। मतलब 2 सवा 2 महीने के अराउंड का टाइम मिला था इन लोगों को छुट्टियों का। और अब वो जब गई है ना तो घर में बहुत ज़्यादा कह सकते हो आप सुनसान हो गया है। और बहुत पता चलता है, शुरू के 2-3 दिन तो बहुत ही ज़्यादा पता चलता है। अच्छा, मेरा एक बच्चा जा चुका है बाहर और दूसरा अब जाएगा ना, तो मुझे थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस है चीज़ों का। तो मैं मेंटली प्रिपेयर भी पहले की अपेक्षा ज़्यादा हूँ कि जब मेरी दूसरी वाली बेटी चली जाएगी बाहर पढ़ने के लिए तो मुझे कैसा लगने वाला है या मैं कैसा फील करने वाली हूँ इस चीज़ के बारे में। तो मैं थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर तो हूँ, लेकिन जो शुरुआती तौर पे जो सुनसान हो जाता है ना घर, वो बड़ा खलता है और ये 2-3 दिन तक बहुत बुरा लगेगा। तो खैर, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसका कुछ नहीं कर सकते, ये सबके साथ होना है, सबने एक दिन अकेले ही रहना है और ये एक प्रोसेस है जिसे हमें एंजॉय करते हुए चलना है। अच्छा, इस वक्त जिनके बच्चे जाने वाले हैं, 12th पास आउट हो चुके हैं, उनके घर में मुझे मालूम है एक तरीके की चीज़ बहुत कॉमन हो रही होगी। इस वक्त बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, नो मोटिवेशन नो पर्पस वाला उनका अभी फेस चल रहा है। फोमो हुआ रहता है उनको, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बच्चे बेचारे खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा होता है कि उन्हें एग्जैक्टली करना क्या है। करियर ऑप्शंस के बीच में वो झूल रहे होते हैं और इस बीच में अगर आप उनसे 2-4 प्रश्न पूछ लेते हैं ना एक्स्ट्रा, तो वो इरिटेट हो जाते हैं। और आपको यकीन हो ना हो, हमसे और आपसे ज़्यादा चिंता उन लोगों को अपने करियर फ्यूचर की रहती है, चाहे वो दिखाएं या ना दिखाएं। तो बीइंग रिस्पॉन्सिबल, बीइंग सेंसिबल पेरेंट, हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको ये बार बार ना पूछें कि कॉलेज कैसा मिल रहा है, रिजल्ट कैसा आया। क्योंकि देखिए, यहाँ पे अगर हम उनको ये फील करवा पाएँ या हम उनको ये बता पाएँ अपने बातों से या अपने एक्शन से कि अगर कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है तो लाइफ ख़त्म हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कॉलेज अच्छा नहीं मिला है तो यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि कॉलेज उनका करियर बनाने का फर्स्ट स्टेप है, आखिरी नहीं। तो उनको बार बार ये मत बताइए, मत ये फील करवाइए कि अगर आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे कॉलेज मिला है या एक्सपेक्टेशन आपने जो लगाई थी वो वाला कॉलेज नहीं मिला है तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई। अभी शुरुआत है जीवन की, बहुत कुछ करने को बाकी है। बच्चे खुद ही परेशान हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का टाइम रहता है, बहुत ज़्यादा बच्चों पे प्रेशर है आज की डेट में। हमारा और आपका टाइम नहीं है ये, तो उनको और ज़्यादा प्रेशर मत डालिए उनके ऊपर, बॉन्ड बनाइए उनके साथ। अगर आप उनके साथ बॉन्ड बना के अच्छे से रहेंगे ना, तो वो अपनी चीज़ें आपसे कभी भी नहीं छुपाएंगे। इनफैक्ट वो क्रेव करेंगे कि उनके साथ जो भी हो रहा है या वो जो भी फील कर रहे हैं एग्जैक्टली वो आपको बता पाएँ। और यहाँ पे ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के जाने के बाद हमारा और आपका जीवन ख़त्म नहीं हो गया। बहुत लंबा सफ़र है जो कि हंसते हंसते तय करना है। पड़े पड़े ज़िंदगी नहीं काटनी है, बहुत सारी नई चीज़ें हैं सीखने को, उन्हें सीखना है। और एक तरीके से आप कह सकते हो कि अपनी दूसरी पारी खेलनी है आपको। तो मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, और क्या चाहिए, यही बॉन्ड बहुत बड़ा है। तो अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपना जो वो वाला पर्स था ना जो मैंने आपको डेनिम का दिखाया था पाउच, उसे खाली, और जो चीज़ जहाँ की थी वहाँ पे रखी जा रही है, साफ़ सफाई। और यहाँ पे लगे हाथ एक कपड़ा लेके मैं डस्टिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में डस्टिंग के लिए अलग से कौन समय निकाले, इसलिए एक कपड़ा ना यहाँ पे अपनी ड्रेसिंग टेबल की एक ड्रॉर में मैं हैंडी रखती हूँ और उसको जो है यहीं पे फटाफट से साफ़ करके उसको झाड़ के रख दूँगी। और वो जब ज़्यादा गंदा हो जाता है तो वो धुलने में चला जाता है और धुलने के बाद वापस मैं इसको यहीं पर रख देती हूँ। तो कपड़ा लेने के अलग से मुझे उठना नहीं पड़ता। जब मैं यहाँ, कई बार ऐसा होता है ना, ड्रेसिंग टेबल पर बाल बना रहे हैं या तैयार हो रहे हैं, तो कई बार समय होता है कुछ मिनट्स का एक्स्ट्रा, तो मैं कपड़ा लेके हाथों हाथ यहाँ पे साफ़ भी कर देती हूँ, तो अलग से मेरे को समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये तरीका ना मेरा सिर्फ ड्रेसिंग टेबल के लिए नहीं है, ये हर रूम के लिए है, हर रूम का अलग डस्टर है। और जब वो डस्टर धुलता है याद करके उसी कमरे में रख दिया जाता है, जिससे कि जब सफाई हो या मैं बेडशीट्स बदलूं या मैं झाड़ू लगाऊं, पोछा लगाऊं, मुझे डस्ट दिखे तो मैं वहीं पे हाथ के हाथ पोंछ दूं। इसीलिए आपने मुझे देखा होगा मैं अलग से कभी भी डस्टिंग करते हुए आपको नहीं दिखूंगी। जब कभी डीप क्लीनिंग की डिमांड घर करता है, जो कि बहुत रेयर होता है, तो ही मैं करती हूँ। अदरवाइज़ ऐसा मतलब मेरा कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल रूटीन क्लीनिंग का नहीं है। जिस कमरे की बेडशीट बदली उसका उसी दिन हाथ के हाथ सारा साफ़ कर दिया, जाले निकाल दिए, पंखे साफ़ कर दिए, ये मेरा रूटीन रहता है। तो घर पूरा का पूरा साफ़ बना रहता है और अलग से समय निकालना नहीं पड़ता। तो ये हो गया साफ़। और ये जो बास्केट आपको दिख रही है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी। इसके नीचे मैं वैसे पेपर नैपकिन बिछा के रखती हूँ, क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह रहते हैं, लेकिन आज नहीं बिछाई थी ना, तो ये थोड़ा सा गंदा ज़्यादा हो गया, तो इसको मैं पोंछ दूंगी अभी। और ये जो सामान है एग्जैक्टली जहाँ पे था वैसे ही का वैसे ही लगा दूंगी। इसमें ज़्यादातर मेरे हस्बैंड की ड्रॉप्स हैं, नेज़ल ड्रॉप्स, उनको साइनस का थोड़ा सा दिक्कत रहता है, तो वो जो ड्रॉप्स होती है ना नेज़ल वाली, वो डालते हैं रात को। और कई तो ऐसी हैं जो वो यूज़ भी नहीं करते, लेकिन वो एक्सपायर नहीं हुई हैं, तो मैं उन्हें फेंक भी नहीं सकती,
तो वो यहाँ पे रखी हुई हैं, तो उन पे भी हल्का हल्का डस्ट आ गया है, तो उनको भी पोंछ के रख दूंगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कुछ मेरे लोशन वगैरह रहते हैं, ये अपना एसी वाला रिमोट रहता है, तो ये सब कुछ पोंछ के अच्छे से एग्जैक्टली मैंने जगह पे जो जैसा था वैसा ही लगा दिया। और एक मेहंदी की कोन आपको दिख रही होगी, तो तीज वाले टाइम पे तो मैं यहाँ थी भी नहीं, तो मैं नहीं लगा पाई और समय भी नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं कोन इसीलिए ला के रखी है कि मैं मेहंदी लगा लूँ। मेहंदी लगाने का मुझे बहुत शौक है, लेकिन समय हमेशा कम पड़ता है। कुछ कुछ ही त्योहार ऐसे हैं जैसे करवा चौथ वगैरह जब मेरी मेहंदी अच्छे से लग पाती है, नहीं तो मैं हर बार ये सोचती हूँ, और कई बार तो कोन पड़े 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 ख़राब हो जाती है और मुझे फेंकनी पड़ती है। तो ये कोन खैर यूज़ कर लूँगी जब मुझे जैसे ही मौका लगेगा। और कोई मित्र मेरी पूछ रही थी आपका जो लिपस्टिक्स हैं उनके शेड बताइए, तो मैं यहाँ पे हाथों हाथ मुझे अभी जब मैं रख रही थी ना, मुझे ध्यान आ गया और मैं आपको यहीं पर दिखा दे रही हूँ फटाफट से। ये जो लिपस्टिक है ये मॉव कलर की लैक्मे 925 की है, इसका शेड है CR28, मैट लिपस्टिक है ये। दूसरी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये पिंक कलर की है, लाइट पिंक कलर है, और ये लैक्मे एब्सोल्यूट की है और 21 है इसका शेड नंबर, और ये ग्लॉसी है, मैट नहीं है। तो पिंक के एक दो शेड रख लेती हूँ मैं, एक लाइट और एक डार्क, क्योंकि मेरा स्किन टोन मतलब कहना चाहिए गेहूँए रंग का है, तो हर शेड नहीं सूट करता, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट पिंक लगाऊंगी तो मेरे पे अच्छा नहीं लगता। और एक ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट शेड्स है, 812 नंबर है इसका, और ये लिपस्टिक का नाम है मेलिन। तो ये शायद कोरियन ब्रांड है, और अब तो ये ऑनलाइन भी मिलने लगा है, पहले ऑनलाइन नहीं मिलता था। मैंने ये मतलब अपने ही लोकल स्टोर से ख़रीदा है। 812 इसका शेड है, रस्ट कलर की लिपस्टिक है, और ये गेहुए रंग के लोगों के लिए बहुत अच्छा शेड है। जिसका रंग भी गेहुआ है वो इसको ट्राई कर सकता है। शेड नंबर मैंने आपको बता दिया 812। तो बहुत ज़्यादा लिपस्टिक्स मैं नहीं रखती, क्योंकि कुछ गिने चुने शेड्स हैं जो सूट करते हैं मेरे स्किन टोन पे, वो ही रखती हूँ। तो ये बताया मैंने आपको। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें जगह पे रखी और पूरे जो कमरे में बची हुई जगह थी वहाँ पे सब जगह डस्टिंग कर दी। और कपड़ों का बहुत ज़्यादा ढेर हो गया है, तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तब मैं खुद प्रेस नहीं करती, फिर मैं दे देती हूँ लॉन्ड्री में, और मतलब प्रेस करने के लिए दे देती हूँ। तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं, तो वो उनका फिर मैं अभी के हाथ बंडल बना के अभी दे दूँगी। बाहर आ जाता है जो हमारा कपड़े ले जाता है प्रेस करने के लिए बंदा, तो वो खड़ा है बाहर, तो उसको मैं अभी के अभी दे दूँगी, तो ये एक काम निपटेगा। क्योंकि जब कुछ कुछ कपड़े होते हैं या डेली मुझे थोड़ा थोड़ा करना होता है ना, तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, कपड़े कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा ढेर नहीं लगने देती। लेकिन जब नहीं लगता बहुत टाइम तक समय प्रेस करने के लिए और कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तब मैं फिर दे देती हूँ, ज़्यादा अपने पे लोड नहीं लेती। मेरे कपड़े तो मतलब जो मेरे सूट्स वगैरह हैं वो मैं ज़्यादातर खुद ही आयन करती हूँ। हस्बैंड की शर्ट्स अक्सर देनी पड़ती हैं मुझे, क्योंकि वो मुझसे बहुत अच्छे से प्रेस नहीं हो पाती, मतलब काफ़ी टाइम ले लेता है एक शर्ट प्रेस होने में, तो मैं ज़्यादातर दे ही देती हूँ। लेकिन अपने सूट वगैरह नहीं देती, खुद ही करती हूँ। तो उसके बाद जो है ये कपड़े वपड़े दे दिए मैंने, तो यहाँ पे ना आज का दिन पूरा अनपैकिंग के नाम हो गया, क्लीनिंग के और अनपैकिंग के नाम। तो यहीं पर ये ब्लॉग भी ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।